अच्छा, लास्ट टाइम हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था और उसी लेक्चर को हमने कंटिन्यू करना है। अब रेडिएशन के बारे में हमने दो कंसेप्ट, एक कंसेप्ट हमने क्लासिकल पढ़ा कि रेडिएशन क्या होती है। क्लासिकल कंसेप्ट क्या था? क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि जब चार्जेस एक्सेलरेट होंगे तो रेडिएशन एमिट होगी, मीन कोई भी बॉडी एनर्जी एमिट करेगी। तो मॉडर्न फिजिक्स भी यही कहती है, लेकिन फर्क क्या? क्लासिकल कंसेप्ट ये था रेडिएशन के बारे में कि अगर हम किसी चार्ज को हीट अप करते हैं, मीन के हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं या थर्मल एनर्जी देते हैं, उसके अंदर एटम वाइब्रेट करेंगे, मीन के चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे। अब ये लेट्स सपोज कोई चार्ज बॉडी है या ये एक्सेलरेट करती है, ठीक है। जब ये एक्सेलरेट करेगी तो ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हीट एमिट करेगी। सपोज करो कि ये वाली बॉडी एक सेकंड में 4 टाइम्स मीन 4 साइकिल्स अपनी कंप्लीट करती है, इस तरह समझ लो, ठीक है। 4 वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन कि ये इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी टाइम्स वाइब्रेट करते हैं? 4 टाइम्स। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो एक तरह से ये फोटॉन मीन के हीट देगा रेडिएशन की फॉर्म, ये फोटॉन दिया। अब अगर इसी इलेक्ट्रॉन को हम लें और ये इलेक्ट्रॉन अब सेकंड केस ले लेते हैं, हमने इसको और एनर्जी दी तो इसने जल्दी जल्दी वाइब्रेट किया। अब ये एक सेकंड में 6 टाइम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। अब क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन वही है, बॉडी वही है, वो 4 टाइम वाइब्रेट करे या 6 टाइम वाइब्रेट करे, इस एनर्जी का कोई लेना देना नहीं। जो एनर्जी निकली वो दोनों सेम, लाइक ये जो एनर्जी निकली और ये एनर्जी निकली, ये दोनों क्या होंगे? सेम। मीन एनर्जी का यहां से कंटिन्यूस वाला कंसेप्ट आ रहा है कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगी। कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करने का मतलब वो नहीं है जो आपने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ा, मीन यहां सेम एनर्जी इमिट हो, एक बार जो एनर्जी इमिट हुई दूसरी बार कितनी एनर्जी ये बॉडी इमिट करेगी। बात समझ गए ना? कि ये फोटॉन और ये फोटॉन दोनों बराबर एनर्जी के होंगे। अल्दो फोटॉन क्लासिकल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये मैं जस्ट समझाने के लिए। अब इसी थ्योरी को दूसरे एंगल में जब मॉडर्न फिजिक्स में हमने देखा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो तब आगे हम ब्लैक बॉडी कर्व को एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब मॉडर्न फिजिक्स में यही कंसेप्ट है कि जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब है कि चाहे किसी चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो, मैग्नीट्यूड इन टर्म ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है, स्पीड अप स्पीड डाउन या डायरेक्शन चेंज हो, किसी भी वजह से वो एक्सेलरेट करेगा तो वो हीट देगा, ठीक है। अब मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि जब ये कोई भी बॉडी है, अगर ये फर्स्ट केस में ये 4 टाइम्स वाइब्रेट कर ले एक सेकंड में, तो ये जो फोटॉन एमिट करेगी यही बॉडी दूसरी केस में जब 6 टाइम्स वाइब्रेट करेगी ये बॉडी एक सेकंड में, तो जो फोटॉन एमिट करेगी या जो रेडिएशन देगी वो बराबर नहीं होगी, उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। क्लासिकल ने क्या कहा? चूंकि बॉडी एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन 4 या 10 या 20 टाइम एक सेकंड में वाइब्रेट करे, जो वो एनर्जी देगा वो क्या होगी? सेम। बात समझ गए ना? लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने ये कहा कि जब ये 4 टाइम वाइब्रेट करेगा तो कुछ और एनर्जी देगा, और वही बॉडी वही चार्ज जब 6 टाइम वाइब्रेट करेगा पर सेकंड तो कुछ और एनर्जी देगा, मीन इसकी एनर्जी सेम नहीं होगी। बात समझ गए? इसको आप इस तरह समझ लो कि वाइब्रेशन का वैसे आपके माइंड में कंसेप्ट कैसे बनेगा कि मैं कहता हूं कि ये चार्ज बॉडी है, इसने एक सेकंड में 4 बार वाइब्रेट किया तो इसने कोई एनर्जी इमिट की। अब इसने एक सेकंड में 6 बार वाइब्रेट किया फिर एनर्जी इमिट की, तो 6 बार जब वाइब्रेट किया तो मॉडर्न फिजिक्स कह रही है कि ज्यादा एनर्जी इमिट करेगी। लेकिन ऐसा कैसे, मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्यादा एनर्जी कैसी हो सकती है वाइब्रेट करने? आप इसको समझ लीजिए। लेट्स सपोज हम कोई क्लासिकल मैं इस बोर्ड पे एनर्जी देता हूं विद हेल्प ऑफ दिस मार्कर, मैं एक सेकंड में मार्कर को 4 बार वाइब्रेट करता हूं, 1 2 3 4, तो कितनी बार इसने स्ट्राइक किया बोर्ड के साथ? 4। इस प्लेन के साथ 4 टाइम,
ठीक है, मीन के 4 टाइम इसकी एनर्जी उसको दी। अगर मैं उसी 1 सेकंड के अंदर इसको 6 बार वाइब्रेट करूं तो अब कितनी टाइम इसकी एनर्जी? 6 टाइम। मीन क्या पहले से एनर्जी लाजमी बात है इसको ज्यादा देगा, बात समझ रहे हैं ना? तो सेम हैपेंड हियर कि जब कोई बॉडी ज्यादा टाइम वाइब्रेट करती है विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो वो ज्यादा एनर्जी इमिट करती है, ठीक है। अब क्लासिकल ने क्या कहा कि ये जो एनर्जी होगी ये कंटिन्यूस वे से इमिट होगी। कंटिन्यूस वे का क्या मतलब है? सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बात समझ, जितनी एक बार इतनी, दूसरी बार इतनी, तीसरी बार, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है कि ऐसा नहीं होगा। ये मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था? ये रेडिएशन के बारे में प्लांक्स ने दिया था 1900 में, ठीक है। इसने कहा था कि ये ऐसा नहीं है जैसा हम देख रहे, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि एनर्जी जो इमिट हो रही है वो कंटिन्यूस मैनर से इमिट नहीं हो रही बल्कि क्लम्प्स की फॉर्म में एनर्जी इमिट हो रही है, बॉडी क्लम्प्स की फॉर्म में एनर्जी इमिट कर। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे समझाता हूं कि ये क्या होता है, ठीक। क्लम्प्स का मतलब इस तरह समझ लें कि समहाउ आपके पास जैसे आप कोई चीज लेते हैं, लाइक आपने चीनी ले ली या चावल ले ली 2-3 केजी, उसमें से आप वो चावल यूं गिराते हैं नीचे तो वो एक तरह से क्लम्प्स की फॉर्म में वो सारे इकट्ठे आ रहे होते हैं, लेकिन वो चीज एक नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे दाने दाने होते हैं ना, वो सारे मिलकर वो एक चीज हमें नजर आ रही होती है। हालांकि होते वो सब इंडिविजुअल अपनी शिनाख्त खुद रखती, एक दूसरे से वो जुदा जुदा होती है, लाते लाते, बात समझ रहे ना? इसी तरह इसने कहा कि जो हम समझते कि एनर्जी में हो रही है लाइक वेव की फॉर्म में कंटिन्यूस एनर्जी, ऐसा नहीं। जो एनर्जी में हो रही है ये भी एक तरह से मैटर, उसने यहाँ मैटर वाला कंसेप्ट दिया कि क्लम्प्स की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल एनर्जी में हो रही है, और वो स्मॉल पार्टिकल क्लम्प्स की फॉर्म में किस फॉर्म में एनर्जी में हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, ठीक है। मीन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाते हैं? इसने क्या कहा? उनको हम फोटॉन कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फोटॉन। फोटॉन का क्या मतलब हुआ कि जिस तरह समझ लो राइस है वो 2-3 केजी है तो आपको दूर से क्या लगे कोई एक ही चीज है, लेकिन करीब आके देखोगे हर चीज हिलाते हिलाते हर दाना दूसरे से डिफरेंट है, आपको नजर आएगा, उसकी एक अपनी शिनाख्त है, ठीक है ना। उसके अंदर हर एक के पास अपनी अपनी क्वांटिटी है, सेम एज इट इज। जैसी ये लाइट इमिट होती है हमें ऐसे लगता है कोई कंटिन्यूस मैनर से कोई फैल रही है चीज वेव की शक्ल में, तो प्लांक ने कहा ऐसा नहीं है। ये जो लाइट इमिट हो रही है किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, ये इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, छोटे छोटे फोटॉन की स्मॉल स्मॉल पैकेट की फॉर्म में इमिट हो रही है, और वो सारे पैकेट इकट्ठे यूं इमिट हो रहे हैं तो हमें वो कंटिन्यूस लग रही है, लेकिन है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। बात समझ, आइसोलेटेड ही समझ लो, एक हर एक शिनाख्त दूसरे से डिफरेंट है, हर एक अपनी अंदर अपनी एनर्जी रखता है और वो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और उन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स। और इन फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड। हर एक फोटॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है जो HF पे डिपेंड। HF में इसको शॉर्टकट अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के, कि जितनी बार जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी पर सेकंड फ्रीक्वेंसी वो होती है तो इतनी ज्यादा एनर्जी इमिट होगी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ने क्या कहा था कि एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती। क्लासिकल ने कहा कि जितनी बार मर्जी वाइब्रेट करे एनर्जी सेम हो, बट इसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो जितनी बार वाइब्रेट करेगा इतनी एनर्जी ज्यादा हमें मिलेगी। बात समझ रहे? क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। लाइक अगर यहां हम बनाएं कि 4 और 6 टाइम के लिए सेम फोटॉन बनेगा, ये लेट्स सपोज, लेकिन यहां अगर हम डायग्राम बनाएं, जब 4 साइकिल कंप्लीट हुए तो कुछ इस तरह का फोटॉन होगा, 1 2 3 और 4। लेकिन जब 6 होगा तो 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ? इस तरह का फोटॉन बनेगा और इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू दिस, क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? और हर एक फोटॉन की एनर्जी क्या होगा? क्वांटाइज्ड। ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी कभी कम हो जाए और इसकी ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। हर एक फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो ना तो कम होती है ना तो ज्यादा। जब तक वो फोटॉन है तब तक उसके पास एनर्जी क्वांटाइज्ड है। जब वो खुद खत्म हो जाएगा तो एनर्जी दूसरी पार्टी को मिल जाएगी, एनर्जी खत्म नहीं होगी। सपोज करो एक फोटॉन आया, ये रेडिएशन आई, आके मेरे हाथ से टकराई, तो फोटॉन जो था उसके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी थी एच जितनी, लेकिन जो ही मेरे हाथ पे आके टकराया तो वो एनर्जी किधर चली? मेरे हाथ में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो एनर्जी मुझे मतलब फोटॉन ने दे दी, फोटॉन खुद खत्म। इट मींस रेस्ट में फोटॉन होता ही नहीं। बात समझ रहे ना? कोई कहेगा फोटॉन कहीं रुको वो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। जब तक वो है तो चलता है, जब वो रुकेगा तो इट मींस खत्म। रुकने का क्या मतलब है? किसी दूसरी बॉडी से टकराया, एनर्जी दे दी, खुद खत्म। क्लियर? अब ये मानना था कि इसका मानना नहीं था, बल्कि ये थ्योरी उसने दी, बाद में इसको प्रूव भी कर लिया। यही थ्योरी रेडिएशन के बारे में वैलिड भी है और ये क्लासिकल थ्योरी वहां फ्लॉप। अब इस थ्योरी की बेस पे हम आगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, चूंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन प्लांक ने किया, इसीलिए ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? प्लांकियन कहते हैं या ब्लैक बॉडी रेडिएटर भी कहते हैं। कि अगर हम ब्लैक बॉडी को थर्मल एनर्जी दें तो वो ऑल वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट करेगी डिपेंडिंग अपॉन द टेंपरेचर के कौन कौन सी इमिट हो रही। ठीक है ना? क्योंकि पहली बात तो ये कि रेडिएशन बॉडी की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। और लेट्स सपोज कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने डिस्कस करनी है कि ऐसी रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी इमिट करे, और ब्लैक बॉडी की रेडिएशन को एक्सप्लेन किसने किया? प्लांक ने। इसीलिए हम ऐसी बॉडी जिसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, अब उसको हम प्लांकियन भी कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? प्लांकियन में ब्लैक बॉडी। और दूसरा इसका क्या नाम रख सकते हैं? आर ब्लैक बॉडी रेडिएटर। ब्लैक बॉडी रेडिएटर में एनी बॉडी जो रेडिएट कर रही हो एनर्जी, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक बॉडी से मिलती है। ब्लैक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हुई, ठीक है? तो उसकी एमिटेंस और एब्जॉर्बेंस कितनी होती है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी की 100%, ठीक है? 100% का मतलब है 1। बात समझ गए? बाकी तमाम बॉडी की एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस हम इसी से कंपेयर करें। अब सपोज करो कि ये मेरे पास है जी एक प्लांकियन आर ब्लैक बॉडी, ठीक है? ये कोई ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएटर कह दो, ब्लैक बॉडी रेडिएटर। अब इसको हम थर्मल एनर्जी देते हैं और ये क्या करेगा? ये रेडिएटर रेडिएट करेगा हीट। अब ये यहां से हीट रेडिएट करता है, लाइक सपोज यहां से फोटॉन इमिट करता है, ये फोटॉन इमिट की। अब ये तो तमाम वेवलेंथ वाली फोटॉन निकालेगी ये बॉडी ना। बात समझ रही? उनको सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक में बता देता हूं कि इन्होंने एक प्रिज्म यूज किया हुआ है कि ये फोटॉन ब्लैक बॉडी रेडिएटर इमिट करेगा। यहां हम लगा लेते हैं एक मिरर, और ये मिरर इन सारे फोटॉन को कहां फॉल करवाएगा? आगे प्रिज्म। और प्रिज्म का क्या काम होता है? क्योंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर जैसा तो नहीं है ना, चेंज है। तो जब प्रिज्म में से लाइट पास होगी या ये फोटॉन या रेडिएशन पास होगी तो अपना रास्ता चेंज कर देगी, जिस तरह आपने रेयर और डेंसर मीडियम का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। अब यहां से प्रिज्म पर ये जब रेडिएशन फॉल होगी तो ये मिरर है समझ लो एम पर। अब इसने इन सारी रेडिएशन को कहां फॉल करना है? प्रिज्म। और प्रिज्म में से जब ये गुजरेंगी तो इनका पाथ यही नहीं रहेगा, इनका वैसे पाथ ये है, बट ये अपना पाथ चेंज कर लेंगे, ठीक है? लेट्स सपोज का ये कुछ ये वाला पाथ है और ये आगे अगेन एक मिरर हम लगा लेते हैं और ये मिरर इन सब को फॉल करवाता है आगे डिटेक्टर पे, और डिटेक्टर हमारा आगे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और जो इन डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करेगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्क्रीन पे एक ग्राफ नजर आएगा कि कौन कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन है
कौन सी हायर एनर्जी वाली है और कितनी हायर एनर्जी वाली है, कितनी लो एनर्जी वाली है, क्योंकि डिटेक्टर तो डिटेक्ट कर रहे हैं ना। अब डिटेक्टर असल में हम इनको पढ़ेंगे कि ये फोटान 1 2 3 4 5 6 जितने फोटान गिर रहे हैं इतने फोटान वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि वेवलेंथ लैम्डा 1 वाले 1000 फोटान आई जी, लैम्डा 2 वाले 50 आए, लैम्डा 3 वाले 30 आए, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। बात समझ रहे? अब ये सारे ये रेडिएशन भी कंटिन्यूस नहीं, अपने माइंड में बनाओ कि ये क्या है, फोटान। ये रेडिएशन सब लोग इस तरह के स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इसका नाम इसको कह देता हूं कि ये लैम्डा 1 वाला फोटान है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है और फ्रीक्वेंसी f1। इस फोटान की कोई लैम्डा 2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है। इस तरह क्लम्प्स की फॉर्म में ये सारे फोटान गिरेंगे कहां आके, मेरे पे, और मेरे इन सब को कहां वापस ले देगा, आगे डिटेक्टर की तरफ। अब ये डिटेक्टर इन सब को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद हमें ये ग्राफ की फॉर्म में बताएगा कि कौन सी वेवलेंथ वाले फोटान ज्यादा हैं, कौन से वाले कम। अब जब डिटेक्टर रीड करेगा और ये सारा सेटअप आगे जुड़ा हुआ है, प्रोग्राम हुई है कंप्यूटर से, स्क्रीन पे हमें ग्राफ मिलते हैं और वो ग्राफ इस तरह का मिलता है। ग्राफ हमें मिलता है रेडियंसी के, और रेडियंसी का मतलब होता है कि एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑफ एन ब्लैक बॉडी रेडिएटर। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएटर है, इसमें इसका ये कोई एरिया है एक यूनिट एरिया, इस एरिया में से एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकल। अब एनर्जी पर सेकंड क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, कि किसी बॉडी का मतलब एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी वो पोजेस कर सकती है, उसको हम कहते हैं पावर। बात समझ रहे ना, कोई बॉडी स्पेसिफिक टाइम में कितना वर्क कर सकती है, पावर होती है उसकी ना। तो इसका मतलब एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम होगी, पावर एमिटेड। तो पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, रेडियंसी। और पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, इसका मतलब पावर जो एमिट हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू किस पे डिपेंड कर रही है, फोटान पे, और हर फोटान की वेवलेंथ अपनी अपनी। क्लियर है? तो इट मीन दैट इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ये किसका फंक्शन होगी, वेवलेंथ। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रेडियंसी। आपकी बुक में इन्होंने लिखा हुआ है इंटेंसिटी, इसको क्या लिया हुआ है, इंटेंसिटी। अब मैं यहां इसको लिख लेता हूं कि दैट इज रेडियंसी आर इंटेंसिटी, आप इसको जो भी माने, हकीकत में ये रेडियंसी होते हैं। तो ये किसके इक्वल है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम होता है पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, इसको हम मानेंगे रेडियंसी, और इसी को आपकी बुक में उन्होंने क्या कहा हुआ है, इंटेंसिटी, और इधर क्या रखेंगे, वेव। अब जब हम इन दोनों का ग्राफ देखते हैं, ये डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करता है और हमें बताता है कि लैम्डा 1 वाले कितने फोटान आए, लैम्डा 2 वाले, लैम्डा 3 वाले, अप टू कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। स्पेक्ट्रम हमें कौन सा मिलेगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि वो स्पेक्ट्रम जो जहां से स्टार्ट होता है और जहां एंड होता है, उसके दरमियान वाली तमाम वेवलेंथ उसमें मौजूद होती है। कोई वेवलेंथ वाला फोटान या रेडिएशन स्किप नहीं, सब मौजूद होती है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यहां इस वेवलेंथ से स्टार्ट होती है मेरे पास रेडिएशन, तो इस वेवलेंथ से अप टू स्वान यहां इस वेवलेंथ तक ये सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशन यहां मौजूद है। तो ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, कंटीन्यूअस, कि इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पॉइंट का फोटान मिसिंग या जिस पॉइंट वाली वेवलेंथ मिस। क्लियर हो गया? अब ये जो वेवलेंथ देखो, ये यहां से यहां तक डिफरेंट वेवलेंथ थी, अप टू स्वान। क्लियर? लेकिन अब ये ग्राफ हमें क्या बता है, मजे की बात तो ये ग्राफ हमें बता रहे हैं कि ये वाली वेवलेंथ वाले जो फोटान है उनकी वजह से पार आई है सिर्फ यहां से यहां तक। क्लियर? और ये वाले जो फोटान है इस वेवलेंथ वाले, सपोज इसको मैं कह देता हूं लैम्डा प्राइम, इसको मैं कह देता हूं लैम्डा डबल प्राइम। इन फोटान की वजह से हमें पार मिली है सिर्फ इतनी सी। क्लियर है?
और ये जो फोटॉन है, लेट्स सपोज कोई जो यहां आ रहा है, इसको मैं कह देता हूं लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का क्या मतलब है कि ये वो लैम्डा मैक्सिमम नहीं है, लैम्डा आगे बढ़ रहा है। लैम्डा मैक्स मीन ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ के लिए पर एमिटेड मेरे पास मैक्सिमम आ रही है। क्या कोई और वेवलेंथ है जिसके लिए मैक्सिमम पार है? नो। इसके बाद जब हम आगे जाते जाएंगे तो अगेन पार क्या होती जाएगी? कम। ऐसा ही हो रहा है ना। बट एक सिंगल वेवलेंथ ऐसी आ रही है जिसके लिए जो इंटेंसिटी है वो मेरे पास मैक्सिमम आ रही है। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि कोई जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो यहां फिट नहीं। क्यों? क्लासिकल ने ये कहा था कि एक बॉडी के अंदर जितनी मर्जी बार कोई चीज वाइब्रेट करे सेम एनर्जी के फोटॉन निकलेंगे, सेम एनर्जी के निकलेंगे फोटॉन, तो फिर ऐसा हमारे पास ग्राफ ना होता कि कुछ फोटॉन की एनर्जी कम और कुछ की ज्यादा। बात समझ रहे ना? क्लासिकल फिजिक्स यहां फेल होगी इस कर्व को एक्सप्लेन करती हुई। ये वाली कर्व कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल कर्व जो हमारे पास आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, रेडियंसी या इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। अब इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए रेले एंड जीन्स, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राई की, अपनी बेस्ट ट्राई की। क्लासिकल कंसेप्ट हमारा क्या था? क्या एनर्जी और वेवलेंथ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनली, ये क्लासिकल फिजिक्स मानती है। और लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को नहीं मानती कि फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट एनर्जी, जहां से प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, तो रेले ने इसी बेस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसने कहा कि जो हम वेवलेंथ कम करेंगे, इस साइड पे वेवलेंथ बढ़ रही है तो इस साइड पे वेवलेंथ क्या हो रही है? कम। जो हम वेवलेंथ कम करेंगे तो एनर्जी क्या होना हमारे पास होना चाहिए? ज्यादा। कम करते 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 यहां से हम और वेवलेंथ शार्ट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी और बढ़ेगी, एनर्जी और बढ़ेगी तो इसका ग्राफ कुछ हुआ है कि और शार्ट की तरफ जाएंगे एनर्जी और बढ़ेगी। तो इट मींस इसका ग्राफ यहां तक तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को फिट कर रहे हैं, बट शार्टर वेवलेंथ की तरफ जब हम जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? फिर ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये ग्राफ हमारे पास रिले एंड जीन्स, इसको हम कहते हैं रिले जीन्स ग्राफ। ये किसके लिए फिट है? सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो ठीक है, बट शार्टर की तरफ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? फिर इस कर्व को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिट रिले जीन्स जो ग्राफ है वेल फिट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, मीन का फेल फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई ब्लैक बॉडी radiancy versus lambda curve decreases after a specific value of lambda at which its radiancy is maximum। ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये ग्राफ क्या बताता है कि खास लिमिट पे खास लैम्डा के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और उससे कम अगर हम वेवलेंथ करेंगे तो इंटेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस तरह वेन्स ने भी इसको ट्राई किया एक्सप्लेन करने की, उसने भी इसको ट्राई की तो उसका ग्राफ कुछ एक्सपेरिमेंटल ये आया लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ आया, बट यहां से ये भी फ्लॉप हो गया। ठीक है, कि इस पॉइंट पे जाके इस ग्राफ को वापस आना था, बट ये यहां से जाके किधर जा रहा है? शूट आउट और मजीद ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों ग्राफ, ये वेन्स का भी और रिले एंड जीन्स का भी फेल हो गए टू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस का। थोड़ा थोड़ा तो बयान कर रहे हैं। इस हाफ के लिए कौन सा ठीक है? रिले एंड जीन्स। लॉन्गर के लिए, शार्टर के लिए कौन सा ठीक है? वेन्स वाला। ये सिर्फ शार्टर के लिए ठीक है, फॉर शार्टर वेवलेंथ। ठीक है, बट फेल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ। इट मींस ये दोनों फेल हो गए फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इन दोनों में यहां इस रीजन पे जो हो रहा है ना, उसके बाद जो हो रहा है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक, इस रीजन को, ये जो बीच में गैप आ रहा है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ।
जिसको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करने से कासिर है। और यहां से एक तरह से समझ लो जन्म हुआ मॉडर्न फिजिक्स का। एक साइंटिस्ट आया प्लांक, मैक्स प्लांक, और 1900 में इसने वो थ्योरी दी जो अभी मैंने आपको बताई रेडिएशन के बारे में, कि जो रेडिएशन को हम मान रहे हैं रेडिएशन ऐसी नहीं। और इसने कहा कि रेडिएशन चूंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी उनकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है पर सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी पर, और हर एक फोटॉन की एनर्जी कांस्टेंट है जो कि इसके इक्वल है h है। और h उसने यहां एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और उसकी ये जो उसने रिलेशन दिया है ये मैच कर जाए। और इस प्लांक, इसको कहते हैं हम प्लांक कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इसकी वैल्यू होती कितनी है 6.63 into 10 raised power minus 34 जूल सेकंड। क्लियर है? अब उसने कहा कि हर फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होगी जो डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पे, कि एक सेकंड में कितनी बार वो बॉडी वाइब्रेट कर रही है जिससे वो एमिट हो रही है, उस पर डिपेंड करेगी। अब इसने जब ये वाली नेचर लाइट की लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो कंप्लीटली ये इस कर्व को एक्सप्लेन कर दिया, और इसका जो इसने कर दी वो कुछ यूं थी, ये किसकी कर्व आई प्लांक्स कर्व, ठीक है। और प्लांक्स ने जो कर्व बनाई देखो वो शॉर्टर के लिए भी फिट है और लॉन्गर के लिए भी फिट है, बात समझ रहे ना। और इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज किया आई थिंक सो स्पेक्ट्रल रेडियंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 के दो डिवाइडेड बाय लैम्डा पावर 5 into 1 by a पावर। चार पॉइंट पे सेम एनर्जी आ रही, ऐसा ही था ना, लेकिन ऐसा ग्राफ में तो नहीं है, क्योंकि ग्राफ में एनर्जी हमें कैसी मिल रही है कंटिन्यूस तो नहीं मिल रही। ये स्पेक्ट्रम जो बनेगा ये कंटिन्यूस, ये एनर्जी का स्पेक्ट्रम क्या है कंटिन्यूस। इसका क्या मतलब है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सपोज करो यहाँ कोई लैम्डा प्राइम से ये स्टार्ट होती है रेडिएशन, और करते 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 यहाँ कोई लैम्डा डबल प्राइम तक ये सारी रेडिएशन एमिट हो रही, बट इन दोनों के बीच में कोई एक वेवलेंथ भी शॉर्ट नहीं होगी, मतलब कोई गैप बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट होंगी, सब वेवलेंथ वाली अगर रेडिएशन एमिट होंगी तो स्पेक्ट्रम हमारे पास कैसा बनेगा ऑब्वियसली कंटीन्यूअस बनेगा, क्योंकि बीच में कोई मिसिंग नहीं है। स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस बनेगा, लेकिन एनर्जी एमिशन क्या कंटीन्यूअस है? नो, एनर्जी एमिशन कंटीन्यूअस नहीं है। यहाँ कुछ और एनर्जी है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। अगर आप यहाँ देखें, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे देखें तो सिर्फ कितनी पावर एमिट हो रही है पर यूनिट एरिया में से यहाँ तक, और इस पॉइंट पे अगर देखें तो कितनी पावर एमिट हो रही है ये, और इस पॉइंट पे अगर देखें तो कितनी पावर एमिट हो रही है मैक्सिमम। अब इस पॉइंट से ज्यादा कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पे मैक्सिमम पावर एमिट हो रही, यही बात है ना। और जो ही वापस नीचे आएंगे तो अगेन आपके पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगा कम, और करते करते मिनिमम पे आ जाएंगे के। तो इसका मतलब है हर पॉइंट पे जो हमें रेडियंसी या इंटेंसिटी मिल रही है वो डिफरेंट मिल रही है। हालांकि क्लासिकल का क्या कंसेप्ट है कि एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्लासिकल तो ये कहती है ना कि अगर एक चार्ज सपोज करो एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करता है तो वो एक फोटॉन एमिट करता है, वही चार्ज अगर 12 बार वाइब्रेट करे तो सेम फोटॉन एमिट करेगा। इट मींस अगर ये कोई बॉडियां मिली है इसके अंदर सेम चार्जेस हैं तो पहली बात तो ये है कि सेम टेम्परेचर पे उनको सेम एनर्जी एमिट करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन चेंज होगी ना, लाइक अगर उनकी वाइब्रेशन कम या ज्यादा होगी तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर हम उनकी वाइब्रेशन ज्यादा एनर्जी देते हैं वो फास्ट वाइब्रेट करेंगे तो पर यूनिट सेकंड जो वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और कम अगर एनर्जी देंगे तो वो स्लो वाइब्रेट करेंगे तो पर यूनिट सेकंड कम वाइब्रेशन होगी। तो दोनों पे एनर्जी हमें क्या मिलनी चाहिए सेम कंटीन्यूअस।
लेकिन ऐसा नहीं। ग्राफ हमें बता रहा है एनर्जी कंटिन्यूस हमारे पास नहीं आ रही, ठीक। एनर्जी तो डिसकंटिन्यूस आ रही है, किसी पॉइंट पे कम है, किसी पे ज्यादा है, किसी पे और ज्यादा है, अगेन कम हो रही है। मीन के पहले बढ़ रही है और एक खास वेवलेंथ तक ये क्या हो रही है, इस वेवलेंथ के लिए, इस वेवलेंथ को आपकी बुक में उन्होंने माना हुआ है लैम्डा मैक्स, बट इट डजंट मीन बाय दैट इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। इस पॉइंट का क्या नाम है, इसको लैम्डा मैक्स उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, क्योंकि इससे आगे वाली सारी मैक्सिमम और इससे पीछे वाली से कम है। लेकिन ये लैम्डा मैक्सिमम का क्या मतलब है कि ये वो वेवलेंथ है जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है। मीन क्या इस वेवलेंथ वाले फोटॉन सबसे ज्यादा हिट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी मीन समझ लो पर यूनिट एरिया में से सबसे ज्यादा आ रही है। बाकी इससे अगर हायर वेवलेंथ को देखें तब भी उनकी एनर्जी पर यूनिट एरिया कम आ रही है, और इससे शॉर्टर वेवलेंथ को देखें तब भी उनकी एनर्जी पर यूनिट एरिया कम आ रही है, साइड पे जो इस साइड पे भी कम, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम। तो ये हमें क्या बता रहा है, क्लासिकल कंसेप्ट की टोटली ये नफी है। बात समझ रहे हैं ना कि एक खास वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम आ रही है, उससे अगर वेवलेंथ ज्यादा करो तब भी एनर्जी कम इमिट हो रही है, कम करो तब भी कम। लेकिन क्लासिकल तो ऐसा नहीं मानती ना, क्लासिकल तो ये मानती है कि अगर वेवलेंथ और बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं। बात समझ गए। अब इसी जो हमारे पास ब्लैक बॉडी कर्व आ रही है, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेले जी ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उसका ग्राफ किससे मैच कर रहा था, सिर्फ लॉन्गर वेव, शॉर्टर पे आकर वो फेल हो जाए। जो यहाँ वेवलेंथ शार्ट करेंगे तो इस इंटेंसिटी को डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन रेले जीन्स ने जो एक्वीन ड्राइव की थी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जो ही वेवलेंथ को शार्ट करते तो एनर्जी और बढ़ी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया था, फ्लॉप हो गया। ये सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए ठीक था, और इस तरह वेन ने जो दिया था वो सिर्फ शॉर्टर की, और इस गैप को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन किया। लेकिन जब प्लांक्स ने नई थ्योरी डेवलप की रेडिएशन के बारे में, उसने ये कहा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे ही लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है, तो मसला चेंज होना स्टार्ट। उसने क्या कहा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी इमिटेड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। और इसने दूसरा कंसेप्ट क्या दिया, ये तो एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था कि जो लाइट को हम मानते हैं कि लाइट वेव है, ऐसा भी नहीं। लाइट क्या है कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और उन पैकेट्स को उसने क्या नाम रखा, फोटॉन। उन पैकेट्स का क्या नाम रखा, फोटॉन। और हर फोटॉन की उसने कहा था एनर्जी फिक्स है, जो कि उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। क्लियर? अब उसने हमें हमारा जो कंसेप्ट था ये टोटली चेंज कर दिया। हम क्या मानते थे कि कोई लुमिनियस सब्जेक्ट है, उसमें से लाइट निकल रही है और यूं फैल रही है वेव की शक्ल में हर तरफ। उसने क्या कहा कि लाइट तो क्लम्प्स की फॉर्म में किसी भी लुमिनियस सब्जेक्ट से निकल रही है, ठीक है। एक तरह से समझ लो कि बहुत सारे फोटॉन एट द सेम टाइम इमिट हो रहे हैं, और वो सारे फोटॉन नंबर ऑफ फोटॉन, तो हमें लगता है कि वो कंटिन्यूस है। बात समझ आप इस तरह समझ लें कि कोई चीज है आपके पास, सेम चीज, और वो पाइल अप हुई है एक खास अरेंजमेंट से। दूर से आप देखेंगे वो आपको एक शीट टाइप नजर आएगी, आपको दूर से लगेगा कि ये कोई एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन करीब आके देखेंगे तो वो अलग अलग होंगे सारी ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे? तो सेम एज इट इज हमें लाइट कंटिन्यूस क्यों लगती है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब फील्ड है, बीच में गैप नहीं, तो हमें लगता है कि वो सारी लाइट कंटिन्यूस है, हालांकि लाइट कंटिन्यूस नहीं है, वो तो इन फोटॉन्स पे कंसिस्ट करती है। और वो कहते हैं कि ये फोटॉन इस तरह एनर्जी पैकेट की फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट होगी। क्लियर? अब हर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्वांटाइज होगी, और वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हर एक के लिए अपनी अपनी होगी, वो ना तो कम होती है ना तो ज्यादा। किसी भी फोटॉन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, HF। बात समझ गए? यस सर।
अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, इसको एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा कि देखो जब हम हीट अप करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो हम हीट देंगे, ऐसा तो नहीं है ना वो सारी हीट कुछ पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लें और वो फोटॉन निकाल दे, वो हीट आगे दूसरे पार्टिकल को जाएगी। और वो अगर वही फोटॉन सिर्फ निकालेंगे तो फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले फोटॉन निकलेंगे जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बात समझे या नहीं समझ आई? देखो सपोज करो कि हमने इसको हीट दी इस ब्लैक बॉडी को, लेट सपोज इसके अंदर ये एटम 5 इंच, ठीक है, ये सारी की सारी हीट जो इन 5 एटम पे पड़ी, इन 5 के 5 ने ये सारी हीट एब्जॉर्ब की और यहां से फोटॉन निकाल लाइट। तो इसका मतलब है सारी एनर्जी अगर इन्होंने एब्जॉर्ब किया है तो इतनी एनर्जी आगे एमिट की इन्होंने, तो फिर इन फोटॉन की एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई, बहुत ज्यादा। तो इनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? बहुत शॉर्ट। तो इसका मतलब है कि शॉर्टर वेवलेंथ वाले फोटॉन निकलने चाहिए बट हायर एनर्जी, लेकिन ऐसा ना हो। लेट्स सपोज अगर हम ये कहें कि एनर्जी हमने दी और एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब कर ली मोस्टली, थोड़ी सी एनर्जी का आगे फोटॉन निकाले, थोड़ी सी एनर्जी का फोटॉन का मतलब है कि उनकी एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, तो इस रीजन में फिर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ में भी नंबर ऑफ फोटॉन्स कम एमिट हो रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ में भी नंबर ऑफ फोटॉन कम एमिट हो रहे हैं, इंटरमीडिएट रेंज में नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा एमिट हो रहे हैं। इंटरमीडिएट रेंज देखो यहां से यहां तक ऑलमोस्ट इस वेवलेंथ वाली जो नंबर ऑफ फोटॉन है वो ज्यादा है, और ये वेवलेंथ क्या है, ना तो शॉर्टर है ना ही लॉन्गर है, इंटरमीडिएट वेवलेंथ है, शॉर्टर से कम और लॉन्गर से भी, शॉर्टर से ज्यादा और लॉन्गर से कम। अब इंटरमीडिएट वाली क्यों ज्यादा है? हाँ, आपके माइंड में क्या आता है, इंटरमीडिएट वाली क्यों ज्यादा है? अंडरस्टूड बात है कि हम हीट देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो हीट सिर्फ कुछ एटम एब्जॉर्ब करके सारे फोटॉन ही निकालेंगे, कुछ एटम आपस में कोलाइड करेंगे और हीट एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, यही बात है ना। और जब हीट एटम्स एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो सबके पास कुछ ना कुछ हीट जाएगी और सबके सब एटम कुछ ना कुछ एनर्जी का फोटॉन निकालेंगे, लेकिन सब एटम के पास एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो इक्वल एनर्जी के फोटॉन भी नहीं निकलेंगे। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती तो सेम वेवलेंथ वाले फोटॉन निकलते, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इस वजह से जो फोटॉन एमिट हो रही, किसी की वेवलेंथ शॉर्टर है, किसी की इंटरमीडिएट और किसी की लॉन्गर, लेकिन इंटरमीडिएट वाले फोटॉन सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी अगर एटम के पास होगी तो वो फौरन दूसरों को दे देंगे। बात समझ रहे हैं ना? मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फौरन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि तमाम एटम में एनर्जी इंटरमीडिएट वे से एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि सबके पास एनर्जी इक्वल हो जाए और वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी फौरन डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के पास इंटरमीडिएट रेंज में एनर्जी होगी और वो जो फोटॉन एमिट करेंगे उनकी वेवलेंथ इंटरमीडिएट होगी, ना तो हायर होगी ना तो लोअर। क्लियर है? इसलिए जो फोटॉन हमें मिल रहे हैं इंटरमीडिएट रेंज वाले वो ज्यादा मिल रहे हैं, जिनकी वेवलेंथ ना तो शॉर्टर है ना तो लॉन्गर है। शॉर्टर वाली भी बहुत कम है, क्यों? कि उनका फौरन हीट मिली कुछ एटम्स को, उन्होंने वो हीट एब्जॉर्ब की और कुछ फोटॉन जो उन्होंने निकाले वो तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली, हाई एनर्जी वाली, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने वो एनर्जी आगे एटम को डिस्ट्रीब्यूट कर। बात समझ रहे? और लॉन्गर वाली भी है क्योंकि कुछ एटम ऐसे होंगे कि जिनको एनर्जी कम अभी पहुंची होगी, तो वो जो फोटॉन एमिट करेंगे उनकी वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गर, लेकिन वो नंबर में कम होंगे, तादाद में क्या होंगे? कम। इस तरह शॉर्टर वेवलेंथ वाले फोटॉन भी नंबर में कम होंगे क्योंकि कुछ ही एटम शॉर्टर वाले एमिट करेंगे और इतने में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन इंटरमीडिएट वाले फोटॉन तादाद में क्या होंगे? ज्यादा, क्योंकि एनर्जी जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो लाजमी बात है इंटरमीडिएट जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटरमीडिएट वेवलेंथ वाले फोटॉन ज्यादा होंगे। लेकिन जो वेवलेंथ वाले फोटॉन निकल रहे हैं उन सब की एनर्जी सेम नहीं होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये कोई 10 फोटॉन एमिट हुए, ठीक है, कोई ये फोटॉन एमिट हुए 6, तो इनकी आपस में एनर्जी इक्वल लाजमी नहीं, इन सब की एनर्जी इक्वल। क्यों?
ये डिपेंड करता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो लाजमी तो नहीं ना एटम के अक्रॉस पूरी बॉडी में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए चांसेस ये कहा है कि एनर्जी अपनी अपनी होगी। लेकिन सपोज करो कि इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसकी लैम्डा 2 है, इसकी लैम्डा 3 है, इसकी लैम्डा 4, लैम्डा 5 और लैम्डा 6। हम कहते हैं कि इनमें इंटरमीडिएट वाले फोटॉन कौन से आ रहे हैं? लैम्डा 1 सपोज करो कि हायर वेवलेंथ में आ रहे हैं और लैम्डा 6 लैम्डा 1 सपोज करो शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट, और लैम्डा 6 लॉन्गेस्ट। तो शॉर्ट वाले भी कम होंगे क्योंकि एनर्जी फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगी, लॉन्ग वाले भी कम होंगे क्योंकि उन तक अभी एनर्जी कम पहुंची होगी, लेकिन इंटरमीडिएट वाले ज्यादा। इट मींस किस रेंज वाले फोटॉन ज्यादा एमिट होंगे? इंटरमीडिएट 2 3 4 5। लेकिन इनमें से भी किसी एक वेवलेंथ वाले फोटॉन ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा एमिट होंगे, कोई तो होगा ना। तो इनमें से कोई इंटरमीडिएट वाले ऐसे फोटॉन होंगे जो सबसे ज्यादा एमिट होंगे और उनके लिए इंटेंसिटी सबसे हाई होगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लैम्डा 4.5 से लैम्डा 5.5 तक इस रेंज वाले फोटॉन यहां सबसे ज्यादा एमिट हो, इंटरमीडिएट पे आ रही है। तो इनकी इंटेंसिटी फिर क्या होगी? सबसे हाई। और इस रेंज में जो वेवलेंथ आती है उसको हम मानते हैं लैम्डा मैक्स। कि ये वो लैम्डा आ रही है जिस वेवलेंथ वाले फोटॉन सबसे ज्यादा एमिट कर रही है बाकी इंटरमीडिएट पे आ रही है, और इसलिए इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो बाकी इससे कम वाले भी तादाद में कम होंगे, इससे ज्यादा वाले भी कम। क्लियर हो गया यहां तक? अब इससे अगली बात क्या आती है कि अगर हम बॉडी का टेम्परेचर रेज करें, बॉडी का टेम्परेचर और हाई कर दें तो क्या होगा? फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ कि क्या इसी ही तरह की आगे डिस्ट्रीब्यूशन आएगी कि शॉर्टर वाले कम, लॉन्गर वाले ज्यादा, इंटरमीडिएट लॉन्गर वाले भी कम, इंटरमीडिएट वाले ज्यादा? ऐसा ही होगा अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा दें तो ऐसा ही होगा, लाजमी बात है। लेकिन फर्क क्या होगा फिर? थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब जो इंटरमीडिएट वाले फोटॉन होंगे उनकी एनर्जी इनकी एनर्जी से हायर होगी, और अब जो न्यू लॉन्गर वेवलेंथ वाले फोटॉन आएंगे उनकी वेवलेंथ इनकी वेवलेंथ से थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगी? बात समझ रहे ना? इसका मतलब है थ्रू आउट जो हमारे पास ये कर्व आ रही है ये किधर शिफ्ट होगी? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो जो फोटॉन अब एमिट होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो लाजमी बात उनकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट। तो हर एक फोटॉन की वेवलेंथ इनकी निस्बत क्या हो जाएगी? शॉर्ट। इट मींस ऑल द वेवलेंथ्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर रेंज। तो तमाम वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ जाएंगे तो ये पूरी कर्व किधर जाएगी? थोड़ी सी पीछे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी। यस सर, यही बात है ना? यस सर। तो फिर मैं कहता हूं कि जो हमारे पास नई कर्व बनती है, लेट्स सपोज ये लैम्डा मैक्स किधर शिफ्ट होगा? शॉर्टर की तरफ। तो नई कर्व सपोज करो कुछ यूं बनती है, यस ये, और इस पे अब हमारे पास ये वो लैम्डा आ रहा है जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम, और ये है लैम्डा मैक्स। यस सर। अब मैं कहता हूं कि इसका टेम्परेचर मैंने T2 को 2000 केल्विन कर दिया और इसका 1000 केल्विन था। T1 1000 केल्विन था तो AC कर्व आई, T2 2000 केल्विन करके कर्व AC आई कि इंटरमीडिएट वाले फोटॉन सबसे ज्यादा एमिट होंगे। लेकिन अब जो इंटरमीडिएट वाले फोटॉन हैं पहले वाले कर्व की निस्बत उनकी एनर्जी हायर हो, एनर्जी हायर होगी तो उनकी वेवलेंथ किधर होगी? शॉर्ट। तो इट मींस ये जो लैम्डा मैक्स है ये भी किधर शिफ्ट हो जाएगा? शॉर्ट। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। अब जो हम हायर की तरफ जाएंगे ये पीक वैल्यू किधर शिफ्ट होती जाएगी? शॉर्टर टू शॉर्टर, क्योंकि एनर्जी क्या होना स्टार्ट होगी? ज्यादा। तो हर फोटॉन की वेवलेंथ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस तरह का बिहेवियर हमें ब्लैक बॉडी में मिलता है और इसको हम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लांक्स की गिवन थ्योरी की बेस पे। जब प्लांक ने दी तब उसने सिर्फ थ्योरी दी 1900 में, लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि बाकी लाइट
डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और वो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको फिर 1913 में जाके प्लांक्स को नोबेल प्राइज भी मिला, 1900 में उसने ये थ्योरी दी। अब यही चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम ब्लैक बॉडी की देखते हैं यहाँ। अच्छा, अब ब्लैक बॉडी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट क्या है कि जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कैसे होगा, क्या ऑल वेवलेंथ की रेडिएशन ब्लैक बॉडी इमिट करती है तो हमेशा इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, कंटीन्यूअस। तो फर्स्ट पॉइंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, क्या कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्या इस स्पेक्ट्रम में एनर्जी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नो, एनर्जी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। एनर्जी कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, किसी के लिए मैक्सिमम है, अगेन फिर कम हो रही है। तो होल स्पेक्ट्रम में एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली हमारे पास आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज not continuous throughout the spectrum. Throughout this black body जो स्पेक्ट्रम आ रहा है इस पे एनर्जी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नंबर 3, जो रेडिएशन आ रही है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्लैक बॉडी, सिर्फ टेम्परेचर। टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो ये जो रेडिएशन है, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये चेंज होगा। बॉडी के चेंज करने से ये चेंज नहीं होगा। तो इट मींस रेडिएशन किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर। जो रेडिएशन यहाँ जो जिन रेडिएशन का स्पेक्ट्रम हम बनाएंगे वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट, इन पूरी रेडिएशन में सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली वो रेडिएशन होगी जिनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, बाकी उससे हायर की भी कम होगी, उससे लोअर की भी कम होगी। तो फिर मैं क्या लिखूं, फॉर ओनली लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स मीन ओनली दोज रेडिएशन whose wavelength is equal to this has the maximum intensity or radiancy। उनकी इंटेंसिटी या रेडियंसी क्या होगी, ज्यादा, मैक्सिमम होगी, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी आर स्पेक्ट्रल रेडियंसी above the value of lambda max or below the value of lambda max this intensity or radiancy decreases। कैसे ज्यादा भी हम करेंगे तो रेडियंसी कम होगी और कम भी करेंगे वेवलेंथ तो कम। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो लैम्डा मैक्स है ये शिफ्ट होगा शार्टर की तरफ, मीन कि ये पूरी पीक वैल्यू इस ब्लैक बॉडी कर्व की किधर शिफ्ट होगी, शार्टर वेवलेंथ की तरफ, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो फॉर हायर टेम्परेचर पीक विल शिफ्टेड towards shorter wave। पीक वेल शिफ्टेड का मतलब ये पूरी कर्व इधर शिफ्ट होना स्टार्ट, पीक के शिफ्ट होने का मतलब सब कर्व शिफ्ट हो रही है। तो जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तमाम वेवलेंथ जो पहले आ रही थी वो सारी शिफ्ट होंगी शॉर्टर की तरफ, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट मजे की बात अगली क्या, वो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बता रहे हैं कि देखो जितना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इतना ही लैम्डा मैक्स किधर शिफ्ट हो रहे हैं, शॉर्टर। इट मीन जितनी वेवलेंथ हम बढ़ाएं, सॉरी जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इतनी ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा,
तो ये वेन डिस्प्लेसमेंट ला है। वेन ने ये कहा कि लैम्डा मैक्स एंड टेम्परेचर ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है? वेन्स कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है? वेन्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू गिवन है 2.3 10⁻³ समथिंग आपकी बुक में। और इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो लैम्डा का मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, मीटर केल्विन। मींस हाँ वेन्स, क्योंकि ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट ला है, वेन्स नहीं। अच्छा इसके बाद लास्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन ला। बात ना करो। स्टीफन बोल्ट्जमैन ला क्या कहते हैं कि जो एनर्जी इमिट होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। लेकिन टेम्परेचर के लीनियरली एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, टेम्परेचर पार 4 से कम या ज्यादा होगी। क्या अगर हम टेम्परेचर डबल कर दें एनर्जी 4 2 पार 4 t पार 4 से कम या ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसने कहा स्टीफन बोल्ट्जमैन ला, इसने कहा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 4। अगर हम टेम्परेचर डबल करें तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी? 2 पावर 4 जितनी बढ़ जाएगी। बात समझे? ट्रिपल करें तो 3 पावर 4 जितनी। तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट t पावर 4। और यहाँ एक तरह से जो हमारे पास मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक भी आती है एमिसिविटी, लेकिन जो आपकी बुक में उसको डिस्कस नहीं किया हो तो मैं भी नहीं करता। तो यहाँ सिग्मा क्या है? ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 5.6 × 10⁻⁸ आई थी। और इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, यू बुक पे गिवन है। इस एनर्जी, ये एनर्जी कौन सी है? पार मीटर पर यूनिट एरिया, रेडियंसी। तो इसका यूनिट हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। और इस ये टेम्परेचर इधर आके डिवाइड होगा तो के -4 आ जाएगी इसका यूनिट। तो ये आप यहाँ से निकाल, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।